Good morning everybody. So today we'll be doing part 2 of our parties and party systems in India. In this part 2 we will be doing the Congress system. Now what is this Congress system? The main content of the chapter. Basically this Congress system, it is given in your chapter 2 in your book, Era of One Party Dominance. दिस कंप्लीट कांग्रेस सिस्टम इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर. ये वहीं से लिया है कि कांग्रेस सिस्टम था क्या. ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में इसके बारे में दिया हुआ है. सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस नाउ. वेल, द पीरियड ऑफ फर्स्ट 3 लोकसभास, दैट इज 1952 to 67, इज नोन एज द कांग्रेस सिस्टम व्हेन कांग्रेस वाज रूलिंग एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. तो कांग्रेस सिस्टम किसको बोला गया है? जब कांग्रेस का रूल था इंडिया में, सेंटर में तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ही, बट स्टेट्स में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. और ये कांग्रेस की गवर्नमेंट इट वाज रूलिंग थ्रू आउट द कंट्री. और ऐसे नहीं कि नॉर्मल रूल, पूरे जोर से, पूरे धूम धड़ाके से ही अपना रूल चला रही थी. ओके, सो आई हैव टोल्ड यू द पीरियड ऑफ फर्स्ट 3 लोकसभा इलेक्शंस. फर्स्ट 3 इलेक्शंस कब हुए थे? फर्स्ट इलेक्शन आपको पता है जनरल इलेक्शन हुआ है 1952 में. फाइन. सो उसके बाद सेकेंड जनरल इलेक्शन हुआ है 1957 में. और हमारा जो उसके बाद थर्ड जनरल इलेक्शन हुआ है वो हमारा हुआ है 1962 में. फाइन. तो ये हमारा ख़त्म होता है 1967 में. तो ये हमारा पीरियड है 3 जनरल इलेक्शंस का, जिसको हम कांग्रेस सिस्टम बोलते हैं, जहां कांग्रेस सेंटर एंड मैक्सिमम मोस्ट ऑफ, आप 100% स्टेट्स ही लगा लो, क्योंकि जिनमें नहीं भी था उनमें भी बाद में कांग्रेस रूल ही आ गया था. दैट इज़ वाई दिस पीरियड 1952 to 67 पीरियड इज़ नोन एज द कांग्रेस सिस्टम. ये 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि इस पीरियड को कांग्रेस सिस्टम क्यों कहते हैं, या कांग्रेस सिस्टम कौन सा टाइम पीरियड है. सो यू नीड टू डू इट अकॉर्डिंगली. ओके, नाउ the result of first election did not surprise anyone. Congress won 364 out of 489 seats in Lok Sabha. तो लोकसभा में 489 सीट्स पे इलेक्शंस हुए. ठीक है, 489 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बेसिकली सीट्स जब मैं कहती हूँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एमपीज इलेक्शंस हुए. उसमें से ये बात चौंकाने वाली थी ही नहीं कि मैक्सिमम of the seats they were in favor of Congress. 364 seats कांग्रेस के फेवर में गई, क्योंकि this was the party which was mostly going on in the country, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी लोगों के बीच में. तो ज़्यादातर सीट्स कांग्रेस ने ही जीते. नेक्स्ट वन इज़ जो ऑपोजिशन में स्ट्रॉन्ग थी, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, पर जितनी भी स्ट्रॉन्ग थी वो थी CPI, दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ओनली 16 सीट्स. तो आप यहीं से कंपैरिजन लगा दो कि कांग्रेस सिस्टम क्यों कहा जाता है, कांग्रेस कितनी स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम. और जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑपोजिशन थी उसको सिर्फ 16 सीट्स मिली और कांग्रेस को 364 सीट्स मिली. ठीक है. देन नेक्स्ट वन, द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद लोकसभा इलेक्शन. अब उस टाइम पे क्या हुआ कि जब लोकसभा इलेक्शंस हुए, जनरल इलेक्शन हुए, उसके साथ साथ स्टेट्स में भी इलेक्शन हुए. 1952 में भी, 1957 में भी, 1962 के बाद भी. ठीक है. तो जनरल इलेक्शन के साथ ही स्टेट के इलेक्शंस हुए एंड कांग्रेस दे वन इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, पूरे के पूरे जहाँ भी जिस स्टेट में भी इलेक्शन होते गए कांग्रेस जीतती गई, एक्सेप्ट ट्रेवनकोर कोचीन जो आज केरला का हिस्सा है. ठीक है. ट्रेवनकोर कोचीन में केरला कांग्रेस नहीं जीती, मेड्रास में नहीं जीती और उड़ीसा में नहीं जीती. सिर्फ ये 3 स्टेट्स थी जहाँ पे कांग्रेस का रूल नहीं आया, बट बाकी हर स्टेट में तीनों कॉन्सिक्यूटिव इलेक्शंस में 1952, 1957, आफ्टर 1962 हर जगह पे कांग्रेस का ही रूल आया. और बाद में ये जो 3 स्टेट्स में बोल रही हूँ जहाँ पे नहीं आया, मेड्रास, उड़ीसा एंड केरला, बाद में यहाँ पे भी अल्टीमेटली कांग्रेस का रूल ही आ गया था. देन in second and third general election held in 1957 and 1962 respectively, Congress maintained the same position in Lok Sabha by winning 3/4 seats. Means कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन, देन सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 एंड थर्ड जनरल इलेक्शन 1962. यू नीड टू लर्न दिस ईयर्स कि फर्स्ट कब हुआ है, सेकेंड कब हुआ है, थर्ड कब हुआ है. तो ये जब जनरल इलेक्शंस हो रहे थे, जो फर्स्ट का रिजल्ट था कि इतनी सारी सीट्स कांग्रेस को मिली, सेकंड और थर्ड का भी वही रिजल्ट था.
3/4 means 70% seats they went in favor of the Congress party. Okay, so this is regarding the election which were won by the Congress. Apart from that कि कांग्रेस सिस्टम क्यों बोला गया है, कांग्रेस सिस्टम क्यों कहा गया है, क्योंकि सेंटर पे तो रूल कर रही थी, स्टेट्स में भी रूल कर रही थी, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये रूल कर रही थी, जिसमें नहीं भी कर रही थी उसमें भी बाद में इन्हीं का रूल आ गया. दैट इज़ वाई दिस पीरियड इज नोन एज द कांग्रेस सिस्टम. नाउ कैन यू सी दिस पिक्चर, 2 oxen, ये कांग्रेस का सिंबल था इन दिस 3 जनरल इलेक्शंस. ठीक है, इन 3 जनरल इलेक्शंस में 1967 तक कांग्रेस का ये पॉलिटिकल सिंबल था 2 oxen. दैट इज व्हाई दिस पिक्चर इज गिवन. नाउ नेक्स्ट इज कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस. अब कैसे डोमिनेंस थी, मैंने आपको बोला है मैक्सिमम स्टेट्स में ही कांग्रेस थी, बट जिनमें नहीं थी उनमें भी कैसे कांग्रेस डोमिनेंस आई, तो उनमें से वी कैन टेक वन एग्जाम्पल. ओके, फर्स्ट पॉइंट, इन स्टेट असेंबली इलेक्शंस कांग्रेस डिड नॉट गेट अ मेजॉरिटी इन फ्यू स्टेट्स. अब वो कौन सी फ्यू स्टेट्स है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मद्रास इज देयर, उड़ीसा इज देयर एंड केरला इज देयर, जहाँ पे कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली और किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने अपना रूल बनाया. नाउ जस्ट सी दिस मैप, इट इज गिवन इन चैप्टर 2 ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के में आपका ये मैप आपकी बुक में दिया हुआ है. ये जो येलो पोर्शन है, दीज आर ऑल द स्टेट्स जहाँ पे कांग्रेस का रूल था. ठीक है, सिर्फ केरला एक बचा था, पहले तो उड़ीसा और मद्रास भी थे, वहाँ पे भी आ गया, सिर्फ केरला एक बचा था जहाँ पे कांग्रेस का रूल नहीं था. और दिस इज जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर का आपको पता है इट वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेट, तो इसका तो सिस्टम ही अलग से था. बट दिस केरला वॉज देयर जहाँ पे किसका रूल था, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने केरला में 60 सीट्स जीती 126 में से, मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स CPI को गई. और इन 1957 सेकेंड जनरल इलेक्शन की बात है ये, और ज़्यादातर इनको और किसकी सपोर्ट मिल गई, इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट को IND के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना, IND. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट की इनको साथ में सपोर्ट मिल गई, जिसकी वजह से दे फॉर्म देयर गवर्नमेंट. एंड EMS Namboodiripad, he formed the ministry, means he formed the chief minister of Kerala. नम्बूरिदापद ने केरला का चीफ मिनिस्टर बने CPI की जब गवर्नमेंट जीती वहाँ पे. और ये फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी पूरे के पूरे वर्ल्ड में. ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि हाँ, इंडिया में केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट फॉर्म हुई है जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है. नहीं तो आपको पता है जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वहाँ पे ओनली वन पार्टी रूल, ज़्यादातर वन पार्टी रूल है, बट इंडिया में डेमोक्रेटिक मल्टी पार्टी सिस्टम था. एवरीबडी हैज़ राइट टू फॉर्म अ पार्टी एंड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. और CPI भी एक पार्टी थी, उन्होंने इलेक्शन लड़े और वो जीती. सो ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक धूम मच गई थी. एक एक्सेप्शनल केस हुआ था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पहली बार कहीं पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड तरीके से जीती है. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस, आई हैव टोल्ड यू केरला वॉज द ओनली एरिया जहाँ पे यू कैन से कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई. अब ये जो ग्राफ्स दिए हुए हैं, ये ग्राफ 3 जनरल इलेक्शंस के दिए हुए हैं. ये 1952, ये 1957, ये 1962 आपकी बुक में ये दिया हुआ है. तो सबसे ज़्यादा सीट्स किसके पास आई, सी ओवर हियर कांग्रेस, रेड वन जो रेड बार है सबसे बड़ा कांग्रेस, अगेन कांग्रेस. ये जो सेकंड नंबर पे है ना, दैट इज इंडिपेंडेंट, IND लिखा हुआ है, जिसका मतलब है इंडिपेंडेंट, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते, अलग से अपना खड़े होते हैं, इलेक्शंस जीतते हैं. एंड देन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में आई तो वो कौन सी आई, CPI. तो यू कैन सी ओवर हियर CPI एंड CPI. तो ये बुक में आप अपनी बुक में इस मैप को क्लियरली देख सकते हो. सेकंड चैप्टर में ईरा वन पार्टी डोमिनेंस में ये मैप दिया हुआ है. सो जस्ट गो थ्रू दिस मैप केयरफुली. और आप ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कांग्रेस डोमिनेंस 1952 टू 1967 क्लियरली मेंशन किया हुआ है. और यहाँ पे पूरा के पूरा डिपिक्ट है कि येलो एरियाज दे आर कम्प्लीटली अंडर कांग्रेस, रेड वन जहाँ पे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी, एंड ब्लू वन दिस इज जम्मू कश्मीर, तो जिसका हम मेंशन करेंगे ही नहीं बिकॉज इट वाज अ कंट्रोवर्शियल स्टेट. अब केरला में क्या हुआ, लेट अस टॉक ऑफ केरला. अब केरला का ध्यान से सुनना क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं.
ओके। अब 1957 में सीपीआई गवर्नमेंट आई केरला में। 2 साल बाद ही 1959 में ही कांग्रेस ने उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो केरला में आई थी उसको डिसमिस कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया वहाँ से बाय यूजिंग आर्टिकल 356। अब ये आर्टिकल 356 क्या है? यू हैव डन इन क्लास 11th। हमारे जो नेशनल एमरजेंसी इम्पोज होती है, हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज़ आर्टिकल 352 जिसमें नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, कोई वॉर वगैरह की सिचुएशन हो तो। दूसरा है आर्टिकल 356 जो यहाँ पे भी मेंशन है, वो होता है स्टेट एमरजेंसी, कि किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेकडाउन हो जाए, मींस कोई स्टेट की गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली वर्क ना कर रही हो तो वो हो जाती है स्टेट एमरजेंसी। और तीसरा केस है हमारा आर्टिकल 360 जहाँ पे होती है हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि ड्यू टू कोरोना पीरियड फाइनेंशियल क्राइसिस देयर, और ये बोला जा रहा है कि इंडिया फाइनेंशियल इमरजेंसी की तरफ इंडिया मूव कर रहा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। फाइन। सो लेट अस टॉक ऑफ आर्टिकल 356। मैंने पहले बताया 352 वो पूरी कंट्री के लिए होता है, 356 पर्टिकुलर स्टेट के लिए होता है, और 360 भी पूरी कंट्री के लिए होता है बट फाइनेंशियल टर्म्स में। ओके, सो लेट अस टॉक ऑफ आर्टिकल 356। 356 आर्टिकल लगा दिया कांग्रेस ने केरला में, और वहाँ की जो सीपीआई गवर्नमेंट थी उसको कर दिया ख़त्म। फाइन। अब कैसे ख़त्म किया, क्या कह के ख़त्म किया? फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। ये बोला गया कि इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ढंग से नहीं हो रहा है। और ये 356 आर्टिकल कब लग सकता है? जब यहाँ तो जो उस स्टेट का गवर्नर है वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे कि स्टेट में ढंग से काम नहीं हो रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहा है, यहाँ गवर्नमेंट स्टेट को नहीं संभाल पा रही है, या प्रेसिडेंट खुद फील करे दैट द स्टेट फॉर स्टेट इट इज़ डिफिकल्ट to run administration according to constitution के अकॉर्डिंग स्टेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो प्रेसिडेंट दोनों केसेस में क्या करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं और उसके बाद वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, बेसिकली जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 356। सो प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड एंड द कंप्लीट स्टेट कम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। वहाँ की स्टेट को ही डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब ये इल्ज़ाम जो लगाया गया, कैसे लगाया, क्यों लगाया, क्या स्टोरी थी इसके पीछे? अब आई टोल्ड यू यहाँ पे सीपीआई गवर्नमेंट बनी। सीपीआई गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया जो था स्टेट एजुकेशन बिल। फाइन। तो वो स्टेट एजुकेशन बिल के खिलाफ काफ़ी रिवोल्ट हो गए, काफ़ी अपोज किया गया उस बिल को, और ये भी कहा जाता है, आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू, कि कांग्रेस ने बड़ी हवा दी उस मतलब उस बिल के अपोज होने में, ठीक है, कि उसके खिलाफ रिवोल्ट हुए, लोग अपोज करे उसको, क्योंकि ये सिर्फ एक जगह बची थी जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं थी। तो कांग्रेस ने इस चीज़ को बड़ी हवा दी, जिसकी वजह से वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है केरला का वो मेंटेन नहीं हो पाया, दंगे हो गई या रिवोल्ट्स हो गई या लोग सड़कों पे उतर आए, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट को, प्रेसिडेंट को और कांग्रेस को बहाना मिल गया एंड दे इम्पोज्ड आर्टिकल 356 इन दैट स्टेट, और वहाँ की सीपीआई गवर्नमेंट को हटा दिया गया, और ये एरिया डायरेक्टली इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट रूल, दैट इज आर्टिकल 356 वॉज इम्पोज्ड। सो आई होप यू आर क्लियर कि ये जो कांग्रेस डोमिनेंस है, इसीलिए बोला गया है कांग्रेस डोमिनेंस तो होती है, ठीक है, उस पार्टी की जो जीतती है, बट यहाँ पे क्या था कि यह नहीं कि आर्टिकल 356 इससे पहले कभी लगा नहीं था, लगा था, बट ये कहा जाता है कि दिस वाज द अनफेयर यूज ऑफ आर्टिकल 356 फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार आर्टिकल 356 को मिस यूज़ किया था, धोखे से यूज़ करके केरला में सीपीआई गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया था। सो तभी मैंने आपको, यू रिमेंबर लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बोला था कांग्रेस रूल कर रही थी और बड़े जोर शोर से, बड़े धूम धड़ाक से रूल कर रही थी। दिस वॉज द रीज़न वाई आई यूज दैट वर्डिंग। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। सो नेक्स्ट इज नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। नाउ नेचर क्या था कांग्रेस की डोमिनेंस का? नाउ लेट अस सी। नाउ यू नो, जिस तरीके से कांग्रेस ने इंडिया में डोमिनेट किया हुआ था, ऐसा किसी भी कंट्री में किसी भी पार्टी के थ्रू डोमिनेंस नहीं था,
ठीक है. सो यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. Now, dominance of one Congress is different from one party dominance elsewhere in the world. अब हमें बहुत सारी कंट्रीज़ पता हैं जहाँ पे एक ही पॉलिटिकल पार्टी का डोमिनेंस होता है. तो यहाँ पे भी तो हम वही बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की डोमिनेंस थी 1967 तक. फाइन. तो पर जिस तरह से कांग्रेस डोमिनेट कर रहा था और जिस तरह से सिंगल पार्टी की डोमिनेंस होती है बाकी कंट्रीज़ में, उसमें बहुत फ़र्क था. अब कैसे? In some countries like China, Cuba, Syria, constitution permits only one party to rule the country. इन ये सारी कंट्रीज़ है जो चाइना है, क्यूबा है, सीरिया है, इन कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहता है कि देयर विल बी ओनली वन पार्टी रूल, सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगी. जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टीज देयर, क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी है, सीरिया में बाथ पार्टी है और किसी पार्टी को एग्जिस्ट होना अलाउ ही नहीं है इन कंट्रीज़ में. बट इंडिया में ऐसा नहीं था. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता कि सिर्फ एक पार्टी रहे. नंबर ऑफ पार्टीज कुड बी देयर, क्योंकि हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. तो हमारे वो सिंगल पार्टी वाला कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई सिस्टम रखा ही नहीं. ये तो इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के लोगों ने कांग्रेस को वोट करके पावर दी, पावर में लेके आए, और जो भी कुछ हो रहा था इट वॉज कम्प्लीटली अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशंस. इलेक्शंस हुए, दे वर हेल्ड इन अ वेरी फेयर मैनर, बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन हुए, कोई बेईमानी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ. ठीक है. दूसरी बात, इलेक्शंस के बाद जब पार्टी जीती तो ऑपोजिशन में इतना ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं था, थी सीपीआई थी. और ऑपोजिशन जैसे आज की पॉलिटिक्स है ना और जो तब की पॉलिटिक्स है उसमें बड़ा डिफरेंस होता था. जो आज के लोग हैं, यू हैव सीन ऑन टीवी हाउ दे पुट एलिगेशंस ऑन ईच अदर, इतना ज़्यादा दे यूज डर्टी लैंग्वेज. इलेक्शंस में फ्रॉड प्रैक्टिसेस की जाती हैं, कैंपेनिंग में कैसे पैसे बहाए जाते हैं, लोगों को ब्राइब दिया जाता है, अल्कोहल्स बांटी जाती हैं. तो ये सब चीज़ें होती हैं. उस वक्त की एक क्लीन पॉलिटिक्स थी, ठीक है, नीट पॉलिटिक्स की नेहरू के टाइम. वहाँ पे अगर आप ऑपोजिशन में भी आपकी कोई पार्टी है तो दे आर नॉट एक्यूजिंग यू ऑफ द थिंग्स. आप एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे होते, एक दूसरे के खिलाफ गंदी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जा रही होती, एक दूसरे को एलिगेशंस नहीं लगाए जाते. बड़ी नीट एंड क्लीन, चाहे कोई ऑपोजिशन पार्टी का भी बंदा है तो उससे भी बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से बात की जाती है. फाइन. सो दिस वॉज द टाइप ऑफ पॉलिटिक्स विच वॉज गोइंग ऑन एट दैट टाइम. इस तरह की पॉलिटिक्स चलती थी उस वक्त. फाइन. तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, नेहरू की जो खुद की पार्टी के लोग थे, खुद के मीन्स कांग्रेस पार्टी के जो लोग थे, इवन दोज पीपल दे वर अपोजिंग नेहरू फॉर हिज पॉलिसीज़. नेहरू की जो भी पॉलिसीज़ होती थी, कोई भी प्लान्स, कोई भी रूल्स, कांग्रेस में से ही कई लोग उठ जाते थे उसको अपोज करने के लिए. और इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता था, इस चीज़ को गलत नहीं माना जाता था. इट वॉज अप्रिशिएटेड, इट वॉज टॉलरेटेड, इसको टॉलरेट किया जाता था. क्योंकि क्रिटिसिज्म पता चलेगा, गलत चीज़ें पता चलेंगी तभी तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं. तो इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव तरीके से देखा जाता था. चाहे कोई आपके अपोज खड़ा है, फॉर एग्जाम्पल राम मनोहर लोहिया वॉज एट दैट टाइम हु वॉज स्टैंडिंग अगेंस्ट नेहरू. तो ये नहीं वो एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं, वो दोनों इकट्ठे बैठ के चाय तक पीते थे, दोनों इकट्ठे बैठ के डिस्कशंस तक करते थे, चाहे वो एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हुए थे. सो थिंग्स वर वेरी नीट एट दैट टाइम. फाइन. और डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस है जो इंडिया में वो रूल कर रही थी. नाउ वी हैव सर्टेन मोर एग्जांपल्स लाइक म्यांमार, ऑन सन सू की का आपने केस रीड किया हुआ है, बेलारूस में, इजिप्ट में, यूरेशिया में. ये यहाँ पे भी क्या था कि एक पार्टी रूल कर रही थी, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बट ड्यू टू मिलिट्री रीजंस, जो हम कहते हैं डिक्टेटरशिप आ जाना या मिलिट्री रूल आ जाना. उन रीजंस के कारण यहाँ पे एक वन पार्टी रूल कर रही थी. और इंडिया का ऐसा भी कोई केस नहीं था, कोई धक्के से कांग्रेस नहीं जीती हुई थी, कोई धक्के से कांग्रेस ने अपनी डोमिनेंस नहीं बनाई थी, लोगों ने कांग्रेस को चुना था. और अगर हम अपना नियरेस्ट एग्जांपल लें तो वी सी मैक्सिको. आपने ये क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस में रीड किया है. मैक्सिको PRI, दैट इज़ इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. ये PRI वहाँ की पार्टी है जिसने ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स, दैट इज़ अराउंड 60 ईयर्स के लिए मैक्सिको में रूल किया. ओके. और इस पीरियड में इन्होंने कैसे रूल किया, ना तो वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है, ना वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, बट
अनफेयर मीन्स आर यूज्ड, गलत तरीके यूज़ करके पीआरआई हमेशा जीतती थी। टीचर्स पेरेंट्स को कन्विंस करते थे पीआरआई के लिए वोट करो। पोलिंग बूथ लास्ट मोमेंट पे चेंज कर दिए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह के लोगों को फोर्स किया जाता था। गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको बोला जाता था पीआरआई को ही वोट करो। तो इस तरह के टेक्निक्स यूज़ करके पीआरआई हमेशा वहाँ पे जीतती आई, क्योंकि इलेक्शंस वहाँ पे फेयर नहीं थे। बट इंडिया की कांग्रेस का जो नेचर था वो बिल्कुल अलग था इससे। इंडिया में इलेक्शंस में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। सो इन कंट्रास्ट टू ऑल द अबव कंट्रीज, कांग्रेस एक्सरसाइज डोमिनेंस टोटली अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशंस। डेमोक्रेटिकली कांग्रेस ने अपने इलेक्शन जीते, अच्छे तरीके से जीते, एंड कांग्रेस केम इन पावर टिल 1967। जितना भी 1967 तक इनका एक स्ट्रॉन्ग रूल रहा स्टेट्स में भी सेंटर में भी, तो डेट वाज चूजन बाय द पीपल इटसेल्फ। कंट्री के लोगों ने ही कांग्रेस को चूज किया हुआ था। सो नेक्स्ट वन वी कम टू कॉजेस ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। अब कांग्रेस ने जो डोमिनेट किया उसके क्या कॉजेस थे, किस लिए कांग्रेस इतनी देर डोमिनेशन रहा कांग्रेस का इंडिया पे। सो फर्स्ट वन विल डू इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। दिस वन, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। नाउ यू नो ब्रिटिशर्स दे वर रूलिंग इन इंडिया, ठीक है। इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था। अब जब ब्रिटिशर्स का इंडिया पे रूल था तो उस रूल में जो एक मेन पॉलिटिकल पार्टी आगे आई ब्रिटिशर्स को अपोज करने में, वो कौन सी थी? कांग्रेस। फाइन, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको पता है ये सबसे पुरानी पार्टी है। जितने फेमस लीडर्स थे जिनको लोग फॉलो करते थे, लाल बहादुर शास्त्री हो या जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल हो, जितने भी आगे आगे लीडर्स रहे हैं, ठीक है, लाल बाल पाल, वो सारे के सारे कांग्रेस के ही मेंबर्स रहे हैं। फाइन, तो लोगों का एक फेथ था कांग्रेस में, लोगों का एक विश्वास है। लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स आती थी वो कांग्रेस पीपल से डिस्कस करते थे, उनको था कि यही इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो ये जो नेशनल मूवमेंट से इनको इनहेरिटेंस मिला, इनको एक प्रॉपर्टी मिली, इनका एक वजूद बना इंडियन सोसाइटी में, एक इनको इम्पोर्टेंस दी गई इंडियन सोसाइटी में, ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से कांग्रेस को मैक्सिमम वोट्स मिलते थे और वो हमेशा जीतती थी, ठीक है। Then second we'll do popular organization and popularity. Proper organization and popularity. अब proper organization और popularity में क्या है? अब जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे 1952 में, तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने कैनवेसिंग भी शुरू कर दी थी, अपनी कैंपेनिंग करनी भी शुरू कर दी थी। और जब कांग्रेस ने कैंपेनिंग शुरू कर दी तब जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में, वो भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की प्लानिंग ही कर रही थी कि पार्टी का लीडर कौन बनेगा, पार्टी के ऑफिसेस कहाँ होंगे, पार्टी काम कैसे करेगी, कैंपेनिंग कैसे की जाएगी। तो वो लोग अभी इन चीज़ों पे ही थे जब कांग्रेस कांग्रेस के लीडर्स भी पहले से डिसाइडेड थे, प्रॉपर तरीके से उनका लीडर बनता था। जितने भी लोग कांग्रेस में थे आपस में वोट करके डिसाइड करते थे कौन लीडर बनेगा, और ये सब चीज़ें, मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन था, प्रॉपर मेंटेनेंस था उस पार्टी का उस टाइम। और जो लोग थे पॉलिटिकल पार्टी के नाम पे, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ठीक है, जो लोगों को जितनी नॉलेज थी, उस वक्त ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी, उनके लिए पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस। उनको मतलब पॉलिटिकल पार्टी मीन्स कांग्रेस, एक सिनोनिम यूज़ किया जाता था पॉलिटिकल पार्टी और कांग्रेस को। फाइन, तो इसलिए इनका बहुत ज़्यादा दबदबा था पूरे इंडिया में। और जो ग्रास रूट लेवल है हमारा इंडिया में, मीन्स इवन इन विलेजेस, कांग्रेस पूरी की पूरी तरह, जो कांग्रेस का एक स्ट्रक्चर था वो पूरी की पूरी तरह पूरे के पूरे इंडिया में टिल विलेजेस अच्छी तरह से स्प्रेड हुआ था। लोगों को अवेयरनेस थी, नॉलेज थी, जो कि अगर इलेक्शंस हो रहे हैं तो हमने इसको ही वोट डालना है, और इसी के बारे में पता था, ज़्यादा पार्टीज़ के बारे में लोगों को पता भी नहीं था। ओके, सो थर्ड वन विल डू सोशल कोलिशन ऑफ ऑल क्लासेस, कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप। अब सोशल कोलिशन, कांग्रेस पार्टी है जो, that is the representation of different caste, different classes, different regions, अलग अलग एरियाज़ को रिप्रेजेंट करती है, डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्मों को रिप्रेजेंट करती है। तो सारी के सारे मतलब कास्ट ग्रुप्स, मतलब आपने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, ठीक है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, दीज मेंबर्स दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, क्लास, रिलीजन एंड रीजन।
अलग अलग एरियाज़ को बिलोंग करते थे, अलग अलग धर्मों के थे, अलग अलग कास्ट के थे, अलग अलग क्लास के थे, और सारी की सारी इंडिया की कम्युनिटी, इवन वुमेन वर बीइंग द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो सारी की सारी कम्युनिटीज़ हैं जितने भी इंडिया में, वो सारी रिप्रेजेंट हो रही थी कांग्रेस में। तो ये एक लोगों का बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था कांग्रेस की तरफ, जिसकी वजह से वो कांग्रेस को हमेशा वोट करते थे। ओके, देन नेक्स्ट वन विल डू कोलिशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज। नाउ यू नो, अगर आप कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी पढ़ो, कांग्रेस पार्टी के क्या एम्स हैं, क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें आप देखोगे कि हर तरह की आइडियोलॉजी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। हर तरह का एम, कंट्री की डेवलपमेंट, पॉवर्टी हटाना, पिछड़े लोगों को ऊपर लेके आना, एग्रीकल्चर को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, मॉडर्नाइज करना नेशन को, तो ये सारी की सारी आइडियोलॉजीज़ कांग्रेस ने अडॉप्ट की हुई थी। ठीक है, तो अगर कोई नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनती है, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी बनती है, वो कोई आइडियोलॉजी वो कहती है भी हम अलग हैं, हम ये करेंगे, हम ये नया काम करेंगे, वो नया काम ऑलरेडी कांग्रेस की आइडियोलॉजी में इंक्लूड होता था। ठीक है, ऑलरेडी कांग्रेस वाज फॉलोइंग दैट थिंग, तो जिसकी वजह से जितनी भी आइडियोलॉजीज थी जो दूसरी पार्टीज दे रही थी, दे ऑल वर अडॉप्टेड बाय कांग्रेस ऑलरेडी। फाइन, next one will do management of conflicts and factions. Now what is basically management of conflicts and factions? आपको पता है कि आज हमारे कंट्री में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, उनमें से मैक्सिमम पार्टीज कांग्रेस में से निकली हुई हैं, मैक्सिमम। फाइन, अब क्या था कि कांग्रेस के लोग थे जो, वो आपस में ही उनके कोई रिवोल्ट्स, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते थे, कोई लड़ाइयाँ हो जाती थी, उसमें से ही निकल के वो दूसरी पार्टी फॉर्म कर लेते थे। और मैंने आपको बताया उस वक्त डर्टी पॉलिटिक्स नहीं थी। अगर कोई आपको अपोज कर रहा है, आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो आप पेशेंटली उस चीज़ को सुनते थे, आप में टॉलरेंस थी कि हाँ भी ये जो बोल रहा है हमें ये इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहिए। तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जो लड़ाइयाँ भी होती थी, उनको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता था। टॉलरेंस थी लोगों में, बर्दाश्त करने की शक्ति थी कि हाँ अगर ये मेरे बारे में ये चीज़ गलत बोल रहा है तो थोड़ी बहुत कमी होगी, मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। ठीक है, और अगर कुछ ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी तो लोग कांग्रेस में से निकल के अपनी एक अलग पार्टी बना लेते थे, जहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाता था, मतलब सोच में डिफरेंस आ जाता था। पहले तो कोशिश की जाती थी उसको मैनेज करने की, उसको टॉलरेट करने की, नहीं हुआ तो किसी ने अपनी अलग पार्टी बना ली। एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। आज आप जितनी भी पार्टीज़ हैं उसमें से बहुत कम को छोड़ के आप ये देखोगे बाकी सारी की सारी पार्टीज़ कांग्रेस में से निकली हुई हैं। कांग्रेस के वो फ्रैक्शंस थे, कांग्रेस का वो हिस्सा थे। मैंने राम मनोहर लोहिया का आपको एग्जाम्पल दिया, वो भी पहले कांग्रेस में थे। ठीक है, कांग्रेस में होके उसके बाद आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से उन्होंने अलग पार्टी कर ली। स्वराज पार्टी आपको पता है कांग्रेस का हिस्सा थी, कांग्रेस में से निकली। एनसीपी पार्टी जो हमने नेशनल पार्टीज की है वो कांग्रेस में से निकली। ममता बनर्जी की पार्टी, ये तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी पहले कांग्रेस की थी, वहाँ से निकली। ये जो न्यू पार्टी बनी एनपीपी, नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी, ये भी ही वॉज फर्स्ट वर्किंग इन कांग्रेस एंड देन ही फॉर्म्ड हिज ओन पीए संगमा। ठीक है, एंड वहाँ से वो गए महाराष्ट्र की पार्टी में और वो छोड़ के ही फॉर्म्ड हिज ओन पार्टी। ओके, सो बहुत सारी मैक्सिमम पार्टीज है जो वो कांग्रेस से ही निकली हुई हैं। सो लास्ट पॉइंट ऑफ कॉजेस इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नाउ यू हैव रेड रिगार्डिंग फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन योर क्लास 11th। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कांग्रेस क्यों जीतती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है आपको पता है? हमारे जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। स्टेट इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से होते हैं। जो प्रेसिडेंट की या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस है या राज्यसभा की इलेक्शंस है वो हमारी होती है पीआर सिस्टम से, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है कि इफ़ अ पर्सन इज गेटिंग मोर वोट्स देन अदर पर्सन, दूसरे बंदे से ज़्यादा वोट जीत रहा है तो वो पर्सन डिक्लेयर हो जाता है विनर। मेजॉरिटी नहीं चाहिए उसको सिर्फ ज़्यादा वोट चाहिए और वो जीत जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 वोट है, 10 सीट्स हैं, ठीक है, कांग्रेस को मिली 3, कांग्रेस इज A, दूसरी कोई B पार्टी को मिली 2, C पार्टी को मिली 2, 3, 4, 5, 6, 7, D पार्टी को मिली 2 और E पार्टी को मिली 1। ठीक है, हो गई 10 सीट्स हो गई। अब
कांग्रेस इसमें क्या हुआ, कांग्रेस को तो सिर्फ 3 मिली थी, बट कांग्रेस को बाकी सारी पार्टियों से ज़्यादा मिली, फाइन, तो जिसकी वजह से कांग्रेस जीत गई। अगर बाकी सारी पार्टीज ऑपोजिशन वाली इकट्ठी हो जाती तो उनकी 7 बन जाती, 70% उनका बन जाता, कांग्रेस का सिर्फ 30% रह जाता, और इस केस में कांग्रेस हार जाती और ऑपोजिशन जीत जाता। तो हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना इलेक्शंस का, इसमें यही चीज़ है, अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग है, इकट्ठी रहेगी तो वो जीत जाएगी। अगर ऑपोजिशन टुकड़ों में बटी रहेगी, अलग अलग पीसीस में, फ्रैक्शंस में बटी रहेगी, तो जो मेन पार्टी है उसको चाहे एक वोट भी ज़्यादा मिले तो उस केस में वो पार्टी ही जीतेगी। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में कांग्रेस को कभी मेजॉरिटी, अगर हम बात करें, यानी कि मेजॉरिटी मिली, अब मैंने 10 का एग्जांपल दिया, 10 सीटें हैं, इसमें मेजॉरिटी क्या है कि किसी को 5 से ज़्यादा सीटें मिलेगी तो जीतेगा, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे फर्स्ट पास द पोस्ट में है कि किसी को एक भी वोट ज़्यादा मिल गई वो जीत गया, चाहे उसको 5 मिली कि नहीं। हमारे केस में कांग्रेस को कितनी मिली थी, 3 मिली, ओके, तो 3 तो 5 से कहीं कम है, बहुत 2 नंबर कम है, तो जिसकी वजह से कांग्रेस फिर भी जीती। कांग्रेस जीती बिकॉज दे गॉट द मोर सीट्स देन अदर्स। सो दिस इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, फाइन। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ये हमने 6 कॉजेज किए हैं कि कांग्रेस इंडिया में 52 से लेकर 67 तक डोमिनेट क्यों करती रही। सो ये 6 रीजन्स की वजह से कांग्रेस इंडिया में डोमिनेट करती रही। सो फॉर दिस वीडियो आई एम स्टॉपिंग हियर ओनली एंड वी हैव फिनिश्ड द कांग्रेस सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि कांग्रेस का डाउनफॉल कैसे आया, कांग्रेस की जो इतनी डोमिनेंस थी, जो इतना ऊपर चढ़ रही थी, जो इतना ज़्यादा बोलबाला था कांग्रेस का, तो कांग्रेस फिर डाउन कैसे हुई, कांग्रेस गिरी कैसे। ओके, सो दैट विल डू इन आवर third part of this chapter in our third video. Thank you so much.